नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मदरसों को लेकर सवाल उठे। कहीं मदरसों की जांच के आदेश हुए तो कहीं मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा गया। आज एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मदरसों की आड़ में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। देश में मिनी एनआरसी शुरू हो गया है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि आजादी की लड़ाई में मदरसों का कितना एक्टिव रोल था, मुसलमानों ने आजादी में कितनी कुर्बानियां की, लगता है सरकार सब भूल गई। रजा एकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने कहा कि सरकार मुसलमानों को तालीम से महरूम करने की कोशिश कर रही है। अबू आजमी ने कहा कि अब सही गलत कुछ नहीं है, सरकार को मुसलमानों की हर चीज गलत लगती है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के कई सारे बयान आ जाए। इन बयानों की वजह यह है कि अब यूपी और असम में मदरसों को लेकर सख्ती की जा रही है। असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कुछ मदरसों में अल कायदा जैसे संगठनों से जुड़े आतंकवादी मौलवी के भेष में रह रहे हैं। 2 दिन पहले असम के बोगाई गांव के बड़े मदरसे पर बुलडोजर चला। असम की सरकार ने पिछले 1 महीने में ऐसे 3 मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिए हैं। लेकिन ओवैसी और अजमल ने पूछा, क्या जिहादी सिर्फ मदरसों में मिलते हैं? सरकार हर स्कूल, हर कॉलेज, हर घर की तलाशी क्यों नहीं लेती? सिर्फ मुसलमानों को ही परेशान क्यों करती है? एक तरफ असम में मदरसों पर चल रहे बुलडोजर की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ के एक आदेश से जबरदस्त सियासी हलचल शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में ऑन द स्पॉट निरीक्षण करने का फैसला किया है। यह ड्राइव हर जिले में चलाई जाएगी और 25 अक्टूबर तक हर जिले के डीएम को अपने इलाके में चल रहे मदरसों की पूरी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। जैसे योगी का यह आदेश आया तो लखनऊ से लेकर हैदराबाद से रिएक्शन आने लगे। बीजेपी ने कहा कि सरकार मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है, उन्हें आधुनिक बनाना चाहती है। लेकिन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता और कई सारे मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि सरकार मॉडर्नाइजेशन के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है। आज इस मुद्दे की तह में जाकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यह दिखाता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला क्या किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चल रहे तमाम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें सरकार ने सर्वे कराने के 5 मकसद साफ साफ बताए हैं। सरकार यह पता लगाना चाहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सरकारी मान्यता नहीं मिली है। इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाएं मदरसों में हैं या नहीं, मदरसे में स्टूडेंट्स की संख्या के लिहाज से जरूरी क्लासरूम और पर्याप्त संख्या में टीचर्स हैं या नहीं, बच्चों के बैठने का पूरा इंतजाम किया गया है या नहीं। सर्वे में यह भी पता लगाया जाएगा कि मदरसों के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है, किस सिलेबस के तहत मदरसों में पढ़ाई होती है, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स और मौलाना खुद क्वालिफाइड हैं या नहीं। योगी सरकार अपने सर्वे में यह जानकारी भी जुटाएगी कि आखिर मदरसों का खर्चा कैसे चलता है, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, उनका खर्चा कितना है, मदरसों को आर्थिक मदद कहां से मिलती है। सरकार का दावा यह कि मदरसों के सर्वे से उनकी जरूरतों का पता लगेगा। सरकार मदरसों को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकती है यह समझ में आएगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन का इंतजाम कैसे किया जा सकता है, ये बातें इस मदरसे की सारी रिपोर्ट से पता चलेंगी। मंशा पॉजिटिव है, मंशा सकारात्मक है कि सरकार के पास एक रिपोर्ट, एक आंकड़ा होना चाहिए कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वहाँ कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रा की स्थिति क्या है, वहाँ कितने टीचर्स हैं, वहाँ का करिकुलम क्या है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी होना सरकार के पास आवश्यक है, क्योंकि सरकार कोई भी नीति बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, उसमें ये आंकड़े बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हम सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक मन के साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सर्वे ग्राउंड पे लेवल पे होगा, जिसमें तहसील स्तर पे
एसडीएम होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर होंगे और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। 10 सितंबर तक ये टीम बनेगी और ये टीम अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट एडीएम के माध्यम से डीएम को देगी और जिला अधिकारी 25 अक्टूबर तक ये सारी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इस रिपोर्ट को आने के बाद हम शासन स्तर पर इसकी मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि हमको आगे किस दिशा में काम करना है। पहले ये सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम किसी भी फैसले पे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले की खबर आई, वैसे ही रिएक्शन आने शुरू हो गए। पहला रिएक्शन हैदराबाद से आया। असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, बीजेपी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाना चाहती है, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाना चाहती है, इसीलिए मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि देश में मिनी एनआरसी शुरू कर दिया गया है। क्या रेगुलेट करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहां पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूंगा ये बताओ कहाँ इंटरनेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। ओवैसी को जवाब भी तुरंत मिल गया। लखनऊ के मुद्दे पर रिएक्शन हैदराबाद से आया, ओवैसी को जवाब दिल्ली से मिला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सर्वे तो देश के सभी मदरसों का होना चाहिए। मोदी मदरसों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, ओवैसी इसके खिलाफ हैं, इसीलिए वो सर्वे का विरोध कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि हकीकत में ओवैसी चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे मॉडर्न एजुकेशन से दूर रहें, महरूम रहें, वो सिर्फ इस्लामी तालीम लें और ओवैसी जैसे नेताओं की गुलामी करें। मुझे तो भीतर से दुख हो रहा है। क्या ये देश अलगाववाद को बढ़ावा दे? एक बार तो 47वें देश धर्म के आधार पर बढ़ चुका है, अब और बार ओवैसी बांटना चाहते हैं, यही याद दिलाएंगे? क्या ये जरूरी नहीं है? मैं तो कहता हूं हर मदरसे का एक बार से जांच हो, कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं रजिस्टर्ड है, उसके हेड कौन है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। योगी जी ने जो कदम उठाया है, पूरे देश को मानना चाहिए कि ये क्या कर रहा है मदरसा। आज जब मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में विज्ञान हो, दूसरे हाथ में धर्मदीप्त, चाहे वो मुसलमान का धर्मदीप्त किताब हो या हिंदू का हो, ये तो मुझे नहीं याद है कि दिनकर जी कभी सोचा होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा और वो बीजेपी से होगा। उन्होंने आज से बरसों पहले एक कविता लिखा था, एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्मदीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। आज मोदी वही कह रहे हैं कि मदरसा में कंप्यूटर भी हो, विज्ञान भी हो और धर्म भी हो। यही तो विरोध कर रहे हैं ओवैसी और अन्य लोग। लेकिन ओवैसी की बात भी सुननी चाहिए। उनका कहना है कि मुसलमान मदरसों की वजह से नहीं, सरकारी नफरत की वजह से पिछड़े हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि मदरसों में तो बच्चों को इंसान बनाया जाता है। ओवैसी ने कहा कि सरकार
उन मदरसों का सर्वे करे जो सरकारी मदद से चलते हैं। सरकार प्राइवेट मदरसों का सर्वे क्यों करवाना चाहती है? ओवैसी योगी आदित्यनाथ के फैसले से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि यूपी में सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंग्स की हालत खराब है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही। सरकार इन सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मदरसों के पीछे पड़ी है। आप ये सब इंफॉर्मेशन लेकर हैरास करना चाहते हैं, मदरसों को बदनाम करना चाह रहे हैं आप कि मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो मदरसों की नहीं, मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो सरकारों की जहनी नाइंसाफी की वजह से बैकवर्ड है, नफरत की वजह से बैकवर्ड है। इन मदरसों में इंसान को इंसान बनाया जाता है, उसको अच्छा मुसलमान और इस्लाम की तालीम देने का मकसद के तहत इन मदरसों को कायम किया जाता है। ये सरकार सिर्फ इन प्राइवेट मदरसों का सर्वे क्यों कर रही है? प्राइवेट स्कूल का भी करिए ना, क्यों नहीं करेंगे आप? क्या वहां पर पीने का पानी मिल रहा है? अगर कोई दलित समुदाय का आदमी खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते। क्या हमने नहीं देखा राजस्थान में एक दलित बच्चा सिर्फ पीने के पानी के मटके को हाथ लगाया तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? करवाइए ना उन सब चीजों का सर्वे। आप सच्चर कमेटी पढ़ लीजिए, इन मदरसों में सिर्फ 3% बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल टीचर है 2014 में एक स्कीम खत्म हो गई, मगर आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार 87 रुपए उनकी तनख्वाह से काटती है। इतना बड़ा स्कैम है, वो करिए ना। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी कितनी है? सुनिए सर, बेसिक एजुकेशन में 75,000 टीचरों की वैकेंसी है, सेकेंडरी एजुकेशन में 32,000 की, उसको फिल करिए। चूंकि ओवैसी साहब योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए यूपी सरकार की तरफ से उनके आरोपों का जवाब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने दिया। इफ्तिकार साहब ने कहा कि सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। वो मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? सरकारी मदद से चल रहे मदरसों के साथ साथ अगर प्राइवेट मदरसों का भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड लगातार मदरसों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। सबको पता है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बहुत गरीब, बहुत पिछड़े तबके के होते हैं, जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलता, बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा भी वही खुशियाँ पावे, वो भी दीन की चीज़ें पढ़ें, लेकिन साथ में दुनिया की चीज़ें भी पढ़ें। वो साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, सोशल पढ़े, वो अरबी उर्दू भी पढ़े, सोशल दुनियात भी पढ़े, लेकिन साथ में समाज के, देश के मुख्य धारा के साथ चले। हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 16,500 मदरसों को मान्यता प्राप्त है, उसमें से 560 मदरसों को सरकार अच्छे खासे अनुदान देती है, उनको टीचर्स की सैलरी देती है ताकि बच्चों का व्यक्तित्व का बेहतर विकास हो सके। इफ्तिकार साहब कह रहे हैं कि अगर सरकार प्राइवेट मदरसों का भी भला करना चाहती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ओवैसी कहते हैं गलत है। अगर सरकार का मकसद प्राइवेट मदरसों का कल्याण करना है तो फिर सरकार सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और दूसरे तमाम प्राइवेट स्कूलों का भला क्यों नहीं करती? प्राइवेट स्कूलों का भी सर्वे क्यों नहीं कराती? ओवैसी ने कहा कि मदरसों के सर्वे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है। अगर आप पॉजिटिव माइंड से सर्वे कर रहे हैं ना, तो आप सरकार को चाहिए था कि विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी सर्वे करा लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स का भी करवा लीजिए। देख लीजिए कितने प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट है, कितने में पीने का पानी है, बिजली है। आप नहीं करवा रहे, आप सिर्फ एक विशेष समुदाय के उन मदरसों का सर्वे करा रहे हैं जो गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती। और आखिरी बात सर, जो मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत ग्रांट मिलती है, उनको टीचर्स की तनख्वाह मिलती, सैलरी मिलती है, 5 साल में योगी सरकार ने सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी उन लोगों को। जो पंडित लोग वहां पर हिंदी और मैथ्स पढ़ाते हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप, और आप ये करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक सिलेक्टिव टारगेटेड सिर्फ मदरसों का किया जा रहा है जो गवर्नमेंट से कोई ग्रांट ही नहीं मिलती। आप क्यों कर रहे हैं सर्वे, ये बताइए। अब मैं आपको बताता हूं कि सर्वे होगा कैसे।
योगी आदित्यनाथ ने हर जिले के डीएम को आदेश दिया है कि वो जिले के एसडीएम के नेतृत्व में 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाए, जिसमें एसडीएम और जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा हर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी शामिल करने को कहा गया है। मदरसों के सर्वे के लिए टीम बनाने का यह काम 10 सितंबर तक पूरा करना है। सर्वे टीम को 5 अक्टूबर तक सभी मदरसों के सर्वेक्षण का काम कंप्लीट करना होगा। इस सर्वे के आधार पर सभी टीमें अपनी रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक तैयार करेंगी और हर जिले के डीएम को यह रिपोर्ट कंपाइल करके 25 अक्टूबर तक लखनऊ भेजनी होगी। बस इसी आदेश पर इतनी सियासत हो गई। मुंबई से कट्टर इस्लामिक संगठन रजा एकेडमी ने भी योगी सरकार के कदम पर एतराज जताया। रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा, जो मदरसे गैर कानूनी हैं उन्हें लीगल बनाया जाए, मान्यता दी जाए, ये ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि योगी मदरसों का भला नहीं करना चाहते। वो तो मदरसों की आड़ में कम्युनल माहौल बनाना चाहते हैं ताकि बीजेपी को पावर मिलती रहे। अगर उनकी नीयत अच्छी है कि इनके पास परमिशन नहीं है, उनको परमिशन दें, उस अनलीगल है तो उसको लीगल करे, अगर ये तमाम उनके बनाने का मंसूबा है तो ठीक है, मगर इसकी उम्मीद नहीं है। वो तो ये चाहेंगे कि किस तरीके से मुसलमानों को अजियत पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, बस यही उनका नज़रिया रहता है। हिंदू मुस्लिम करने से ये होता है कि उनको ताकत पहुँचती है, बाकी और किसी चीज़ पर नहीं। वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको वो कन्विंस करते हैं कि ये देख ली हमने मदरसा तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, दरगाह तोड़ दिया, ये कर दिया। ये सिर्फ सियासी मकसद उनका होता है, मुसलमानों को तकलीफ दो और अपने ऊँटों को बढ़ाओ, बस उनका ये नज़रिया होता है। यूपी के कई मदरसों ने भी गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट मदरसों के सर्वे का विरोध किया है। लखनऊ के साबरिया चिश्तिया मदरसे के प्रिंसिपल ने कहा कि मुसलमान तो आज के दौर में फुटबॉल बन गए हैं। कोई उनके विरोध में सियासत कर रहा है, कोई उनके सपोर्ट में खड़ा होकर अपनी सियासत चमकाना चाहता है। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने कहा, अगर सर्वे के बाद मदरसों की परेशानियां दूर की जाए तो ठीक, वरना अभी तो ये सियासी कदम ही लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में या समाज को शिक्षित करने में जो मदारिस का अहम योगदान रहा है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बगैर किसी गवर्नमेंट एड के चुटकी से, चंदे से मदारिस स्टेबल हुए और समाज को शिक्षित करने में एक इनका अहम किरदार और योगदान रहा है। अभी जो शिकायत हुई है चाइल्ड केयर की शायद है कि बच्चों को मारा या पीटा जाता है, जैसा भी हो, तो देखिए सख्ती तो हर जगह है। अभी किसी कोचिंग सेंटर के अंदर जिस तरीके से बच्चे की धुनाई की गई है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मदारिस में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन चूँकि मदारिस हैं, मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और आज की राजनीति का मेन हिस्सा मुसलमान है, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हुकूमत सर्वे कराए, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जैसा कि नारा है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो मदारिस शिक्षा देने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। हुकूमत सर्वे कराए और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त भी कराए। मैंने आपको नेताओं की बात सुना दी, ओवैसी के इल्ज़ाम दिखा दिए, उनकी नाराज़गी दिखा दी, सरकार का जवाब दिखा दिया, मौलवी मौलाना उलेमाओं की बात सुनवा दी। अब सवाल है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो वहाँ तालीम लेते हैं, जिन मदरसों का सर्वे होना है, उन मदरसों के स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या कहते हैं। उनकी राय जानने के लिए मैंने हमारी संवाददाता रुचि कुमार को मदरसों में भेजा। रुचि ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मदरसों के सर्वे के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। लखनऊ के एक मदरसे के छात्रों ने कहा कि अगर योगी सरकार प्राइवेट मदरसों को सर्वे के बाद मान्यता दे देती है तो इससे उनका बहुत भला हो जाएगा। जब से योगी सरकार आई है माशाअल्लाह कोई गलत काम मदरसों के साथ हुआ ही नहीं, पहले भी नहीं होता था, तो हर तरीका इन्होंने अच्छा इख्तियार किया है। हम लोगों को उम्मीद है ये सर्वे करने का जो तरीका उन्होंने इख्तियार करने की काविश की है, इसमें भी सफलता मिलेगी और बेहतरी मदरसों की होगी। मान्यता प्राप्त से हम स्टूडेंट को भी काफ़ी फ़ायदा है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सर्वे कर रही है इस चीज़ का, कि वो इस तरह से मान लीजिए बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जो सिर्फ एक कमाई के ज़रिए के लिए खोले गए हैं, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो मान्यता प्राप्त से फ़ायदा ये है कि उनको एक सरकार को फिर एक हिसाब देना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस तरह स्टूडेंट का भी फ़ायदा है और मदरसे का भी फ़ायदा है, ताकि बच्चे तालीम हासिल करें उसमें।
वैसे आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे या मॉडर्नाइजेशन का काम कोई हाल ही में शुरू नहीं किया है। 2017 में सत्ता में आने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की हालत सुधारने की पहल की थी। 2017 में मदरसों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया था, जिसमें 16,513 मदरसों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 558 मदरसों को यूपी सरकार से अनुदान मिलता है, एड मिलती है। योगी सरकार ने मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए उनके सिलेबस में एनसीईआरटी की किताबें भी शामिल करवाई। मदरसा लर्निंग ऐप लॉन्च किया। नकल रोकने के लिए मदरसों में वेब कैम लगाए गए। सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए और टैबलेट दिए गए। अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होने वाला है। लखनऊ के एक मदरसे के टीचर मोहम्मद नसीम कादरी ने कहा कि सरकार अगर मदरसों को बेहतर बना दे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इससे गरीब मुसलमानों के बच्चों का भला होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम है, मगर यह है कि नीयत अगर साफ़ है, नीयत अच्छी है सरकार की, और ये करना चाहती है सर्वे करके कि मदरसों में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, क्या ख़राबियां पाई जा रही हैं तो उसको बेहतर किया जाए, ठीक किया जाए। वहाँ का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती है, और दुनिया के लिहाज से वहाँ की तालीम हो रही कि नहीं हो रही है। तो उसमें अगर इन सब चीज़ों में जो कमियाँ हों तो उनको वो बेहतर करे और ठीक करने की कोशिश करे। अगर ये नीयत है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, और इससे काफ़ी तालीम में भी बेहतरी होगी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मदरसा डेवलप भी होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वैसे जैसे अभी हम देखते हैं कि जो मदरसे चल रहे हैं, तो जो बिना मान्यता के मदरसे या जिनको कहते हैं कि ये फ़र्ज़ी मदरसे हैं, वो कैसे कैसे मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई फ़र्ज़ी मदरसा तो नहीं चलता है। क्योंकि देखिए आज के इस दौर में बग़ैर सरकार की रजामंदी के, बग़ैर उसके परमिशन के आप मदरसा चला ही नहीं सकते हैं। मदरसा अगर आपको चलाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बात सही है कि ज्यादातर मदरसों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए अगर सरकार सर्वे करवाकर प्राइवेट मदरसों की भी मदद करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। लेकिन मदरसा चलाने वालों को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। ओवैसी कहते हैं कि सरकार प्राइवेट मदरसों में दखल देकर नमाज और कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाना चाहती है, और इसके लिए ओवैसी उन मदरसों में जाना चाहिए। अगर ओवैसी चाहते हैं देखना तो समझें उन मदरसों को देखकर जो सरकारी मदद से चल रहे हैं या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त है। वहां जाकर ओवैसी को पता लगाना चाहिए कि क्या मदरसों में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों ने कुरान और नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। असल में ये लोगों को बहकाने वाली बात है, गुमराह करने की बात है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर अच्छी नीयत से मदरसों का सर्वे करवा रहे हैं तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, सर्वे पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। यूपी में 16,500 से ज्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हैं, और अगर सिर्फ 550 मदरसों को मदद मिल रही है तो यह हैरानी की बात नहीं है। सरकारी मदद पाने वाले मदरसों की संख्या बढ़नी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी मान्यता के लिए नियम कड़े होते हैं, एरिया डिफाइंड होता है, क्लासरूम का साइज तय होता है, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए यह भी तय होता है। जो मदरसे 2-2 कमरों में चल रहे होते हैं वो इस तरह की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। इससे सरकार को मान्यता प्राप्त करने में इन शर्तों में ढील देने पर विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मदरसों को लेकर विवाद सिर्फ यूपी में हो रहा है। असम में हिमंता की सरकार के खिलाफ भी मुस्लिम नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है, क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा ने 1 महीने में 3 मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिए। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा का कहना है कि जिन मदरसों पर बुलडोजर चला उन मदरसों में जिहादी एलिमेंट्स एंटी नेशनल एक्टिविटी में लगे हुए थे। जैसे ही इसकी पक्की रिपोर्ट सरकार को मिली, सरकार ने मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया। इस तरह के मदरसों पर आगे भी एक्शन होगा। असम पुलिस ने अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम नाम के 2 आतंकी संगठनों से रिश्तों के आरोप में ग्वालपाड़ा, बारपेटा और बुगाई गांव जिलों से 37 लोगों को जुलाई में अरेस्ट किया था। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता लगा इन संगठनों से जुड़े कुछ लोग कुछ मदरसों में मौलवी के तौर पर पढ़ा रहे हैं। सरकार ने मदरसों की जांच करवाई। जिन 3 मदरसों में आतंकवादी संगठनों का कनेक्शन सामने आया उन पर बुलडोजर चला दिया गया।
कल बुंगाई गांव के मदरसे को गिराया गया। उससे पहले सोमवार को बारपेटा जिले के एक मदरसे पर बुलडोजर चला था। आज जब मदरसों पर बुलडोजर चलाने का विरोध होने लगा, बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं ने बयानबाजी शुरू की। हिमवंता पर मदरसों को खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगा तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, मदरसों को खत्म करने का उनका कोई इरादा नहीं है। न सरकार किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, न किसी मजहब के खिलाफ है, लेकिन इतना तय है जहां भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी सरकार वहां बुलडोजर चलाएगी। Government of Assam doesn't have any intention to go on demolishing madrasa. Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So, once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. उत्तर प्रदेश में आज से सर्वे शुरू हो रहा है जो देखिए, मैं आसाम में हूँ, काहे दूसरा स्टेट का बारे में आप पूछते रहते हैं? ऐसा कोई परियोजना आपके लिए असम के लिए? हम तो हमारा काम करते हैं ना, हम दूसरा स्टेट का बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। असम में ऐसा कोई मेरा कोई आइडिया नहीं है। हम जो कर रहा हूँ आप लोग तो देख ही रहा है। लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। बदरुद्दीन अजमल उन जगहों पर गए जहां मदरसों पर बुलडोजर चला था। बदरुद्दीन ने कहा, क्या एंटी नेशनल एक्टिविटी सिर्फ मदरसों में हो रही है? सरकार को दूसरे किसी स्कूल कॉलेज में जिहादी मानसिकता के लोग नहीं दिखते? बदरुद्दीन अजमल ने तर्क दिया कि अगर किसी मदरसे में कोई गड़बड़ होती है, कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसने गड़बड़ की है, तो सरकार उसे पकड़ ले। मदरसे को गिराने की क्या जरूरत? मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो दूसरे मौलवी पढ़ा रहे हैं, उनका क्या कसूर? सरकार सबको सजा क्यों दे रही है? जिहादी टेररिज्म, आतंकवाद, ये देश के लिए एक चैलेंज है, देश के शांति सुकून के लिए चैलेंज है। इसलिए इस मामले में कोई कंप्रोमाइज किसी से नहीं होना चाहिए। न सरकार करेंगे न हम करेंगे। लेकिन वाई ओनली मदरसा इज टारगेटेड? क्या ये जिहादी आज आसाम में भी जो भी है वो सिर्फ मदरसों से रिलेटेड है? कोई और जगहों से नहीं हो सकते? क्यों उसको इग्नोर करते हैं? जिहादी को हर घर में तलाश करो, हर ऑफिस में तलाश करो, हर स्कूल में तलाश करो, हर कॉलेज में तलाश करो, हर यूनिवर्सिटी में तलाश करो, पकड़ो, उनको सजा दो। यह हमारी मांग है। लेकिन सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के लिए, मदरसों का 150 साल अच्छे अच्छे कामों का, कुर्बानियों का, आज़ादी का और कुर्बानी का सब भूल गए। एक आदमी 24 स्टाफ में एक आदमी कोई बुरे काम में पाता है तो उसके लिए आप मदरसों को तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे? मदरसों को तोड़ना इलीगल है। अगर वो डीसी साहब ने किया है वो भी इलीगल काम किया। आज मुख्यमंत्री साहब ने साफ कहा मदरसा तोड़ने के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। तो किसका इंटरेस्ट है? किसको पर्सनल इंटरेस्ट है मदरसों को तोड़ने का? क्या इंटरेस्ट है? इसको हमको देखना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी असम में मदरसों पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया। कहा कि अगर किसी एक इंसान ने गलती की तो सजा क्या पूरे समाज को देंगे? अगर एक जिहादी मानसिकता के शख्स का हवाला देकर पूरा मदरसा गिराना है तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। असम में अगर किसी मदरसे के टीचर के ताल्लुकात किसी आतंकवादी संगठन से मिलते हैं तो यकीनन अरेस्ट करिए और कोर्ट में उसको कन्विक्शन करवाइए। मगर ये कौन सी बात है कि एक मदरसे के टीचर के संगठन आतंकवादी से मिले, अभी कोर्ट ने प्रूफ नहीं किया, आप उस मदरसे को तोड़ देते हैं? ये कौन सा मिसाल दे रहे हैं सर? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। इस मामले पर रजा एकेडमी ने भी रिएक्ट किया। रजा एकेडमी के मौलाना सईद दूरी ने कहा कि असम में मुसलमानों को उनके मजहब से और उनकी तालीम से दूर करने का एक अभियान चलाया जा रहा है।
ये तो बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मनसूबाबंद साजिश है कि इनको इनके दीन से, इनके मज़हब से किस तरीके से दूर किया जाए। और हर मामलात के अंदर न मालूम हमारी हुकूमतों को क्या हो गया है कि वो मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ पर मदरसों में पढ़ने वाले, वहाँ पर जाके आप देखिए गुर्बत है, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, जिस तरीके से हो सकता है रखते हैं, तो उनको वो भी हुकूमत देखना गवारा नहीं करी। तो ये बहुत बुरी बात है। ये मदरसा चिल्लाते रहते हैं। एक मदरसे में बता दें कि एक मदरसे के अंदर कोई आतंकवादी पढ़ाने वाला हो, यहाँ पर हम अपने मुल्क में जितने वफादारी के साथ आदमी रहता है उसी को घेरा जाता है, उसी को बदनाम किया जाता है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। यहाँ पर कोई मुसलमानों के अंदर इस किस्म के मदारिस के अंदर ख़ास तौर से कोई इस किस्म की बात नहीं। वहाँ अल्लाह, रसूल, कुरान और हदीस की ही तालीम दी जाती है, बाकी और कोई वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती। बदरुद्दीन अजमल हो या सईद नूरी, ये पूरी बात नहीं बताते। वो कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बताना भूल गए कि एक्शन उन्हीं मदरसों पर हुआ है जहां टेरर लिंक मिला है। असल में जिहादी एलिमेंट के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने अभियान शुरू किया था। सबसे पहले असम के मोरीगांव जिले से मुस्तफा नाम के एक मौलाना को पकड़ा गया था, जिसके बारे में शिकायत मिली थी कि वो बांग्लादेश के अंसरुल्लाह बांग्ला टीम नाम के आतंकी संगठन का मददगार था, उसके लिए फंड जुटा रहा था। मुस्तफा की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो मोजराबाड़ी में एक मदरसा भी चलाता था। इस जानकारी के बाद 4 अगस्त को इस मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस मदरसे में कुल 43 बच्चे पढ़ते थे। इन सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराया गया है। उस दिन हिमंता ने क्या कहा था, यह आपको सुनवा देता हूं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकार कहां एक्शन ले रही है और उसे कैसे एंटी मुस्लिम करार दिया जा रहा है। Under Disaster Management Act, that madrasa has also been evicted in Morigaon. Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. He opened a madrasa by the name of Jaimul Huda Madrasa at Saharigaon, Moirabari. 43 students were studying in this madrasa. So we have demolished that madrasa also. We have admitted with the active assistance from their guardian, we have admitted those students in general schools. अगर किसी मदरसे को चलाने वाले के लिंक दहशतगर्दों के साथ पाए जाएं, तो उस मदरसे पर बुलडोजर चलाने पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर किसी मदरसे में आतंकवाद की तालीम दी जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन सब मदरसों को इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बेकसूर बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो। अगर मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई हो, मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, तो इससे फायदा स्टूडेंट्स को ही होगा। वो भी इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे और इसका फायदा पूरे मुल्क को होगा। अब बात करते हैं झारखंड की सियासत की। आज हेमंत सोरेन ने गजब कर दिया। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि अब सरकार अगले महीने 1 महीने तक वीआईपी लोगों को राज्य से बाहर लाने ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लेगी। यानी अब अगले 1 महीने तक हेमंत सोरेन के पास सरकारी खर्चे पर प्राइवेट प्लेन रहेगा। वो अपने विधायकों को, मंत्रियों को टूट फूट से बचाने के लिए जहां चाहें ले जा सकेंगे, जब जिसको वापस बुलाना चाहेंगे बुला सकेंगे, और ये सब सरकारी खर्चे पर होगा। इससे सरकारी खजाने पर 2,06,50,000 रुपए का बोझ पड़ेगा। असल में हेमंत सोरेन ने अपने कुछ विधायकों को रायपुर भेजा हुआ है, ये सब जानते हैं। कुछ मंत्री भी रायपुर और रांची के बीच में अप डाउन करते नजर आ रहे हैं।
कल दो मंत्री बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम रांची से रायपुर गए थे, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग थी, दोनों को वापस लौटना पड़ा। इस तरह से बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही थी और खर्चा भी हो रहा था। इसलिए हेमंत सोरेन ने सरकारी खर्चे पर विमान का इंतजाम करवा दिया और यह प्लेन 24 घंटे हेमंत सोरेन की सेवा में रहेगा। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की मीटिंग में असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाने का भी फैसला किया। अब सोमवार या मंगलवार को विधानसभा का एक दिन का सत्र होगा। ये कुकृत्य कर रही है भाजपा, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इसके विरोध में हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को आवाज अपनी बताएंगे, अपना दर्द बताएंगे कि किस तरीके से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए ये नहीं, अभी आंदोलन नहीं, अभी हमारा सदन भी चालू होगा, सदन के माध्यम से भी हम कहेंगे और अपने काम के माध्यम से भी कहेंगे। एक चीज, इस्तीफे की बात हो रही थी सर, कोई भी बात नहीं, ये तो देखिए सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में, तो ये सस्ती महंगी अफवाह उड़ा रहा है भाजपा। राज्यपाल ने कहा कि छोटी सी नुस्ख है उसमें और उसके बाद, लेकिन सर 8 दिन लगता है, 8-9 दिन छोटी सी नुस्ख को खत्म। अरे भाई, इसलिए किया जा रहा है कि कैसे इस सरकार को बदनाम किया जाए, लोकप्रिय सरकार को। हम फटाफट जनता के लिए डिसीजन ले रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। रायपुर जाएंगे सर? पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। समर्थन पूरा है सर, जो आंकड़े हैं, जो आंकड़ों को लेकर बहुत। अरे अब 50 है जी, और क्या चाहिए, हाफ सेंचुरी पार है। अरे सब हो जाएगा। रायपुर जाएंगे क्या? अच्छा, जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा पालन होगा कि नहीं होगा? कार्यकर्ता ना है हम कि कोनो हम नेता हैं? हम नेता बनी, हम कार्यकर्ता बनी। अरे बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, और अपन अपन घरवा में दिहरा तो सबको जलावे, बनवा में दिहरा जलावे तो जानी। तो हमनी गरीब गुरबा के नेता बनी ना, गरीब गुरबा के पक्ष में। देखिए कैसा मुस्कान है लोगों का। इससे पहले आज दिन भर इस बात की अटकलें लगाई जाती रही कि हेमंत सोरेन शाम को गवर्नर से मिलकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। शाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का एक डेलीगेशन राज्यपाल रमेश बैस से मिला, लेकिन हेमंत सोरेन गवर्नर से नहीं मिले। जो डेलीगेशन राज्यपाल से मिला, इस डेलीगेशन ने राज्यपाल रमेश बैस से गुजारिश की कि वो हेमंत सोरेन की सदस्यता के बारे में इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर जल्दी फैसला लें, क्योंकि इस तरह की इंस्टेबिलिटी से विकास के कामों पर असर पड़ रहा है। डेलीगेशन में शामिल नेताओं ने दावा किया कि अगर हेमंत सोरेन की मेंबरशिप चली भी जाती है तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुद्दा सारे झारखंड को पता है, एक ही मुद्दा है। जिस तरह से उपभोग की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसका पटाक्षेप होना चाहिए। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग राजभवन आए। आश्चर्य की बात यह कि दुमका में जिंदा जला दी गई अंकिता को बचाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं कर सकी, लेकिन अब विधायकों मंत्रियों के लिए प्राइवेट प्लेन 1 महीने के लिए किराए पर लिया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सबकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हेमंत सोरेन को न परिवार वालों पर भरोसा है, न पार्टी पर भरोसा है, न सहयोगियों पर भरोसा है, न एमएलए पर भरोसा है। इसलिए वो प्राइवेट प्लेन और रिजॉर्ट का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। आज ही अखबार में पढ़ा कि प्रत्येक दिन 35 से 40 लाख रुपए उस होटल में बिल पे कर रहा है। कोई ना कोई बिल तो पे कर रहा है ना। झारखंड सरकार बिल पे कर रही हो, छत्तीसगढ़ सरकार पे कर रही हो, या कोई दलाल बिल पे कर रहा हो, कोई तो बिल पे कर रहा है। फाइनली मिड टर्म पोल के लिए खुद मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा, और मिड टर्म पोल जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हेमंत सोरेन के मंत्री कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, उन्हें मलाई खाने वालों की फिक्र नहीं है। वो तो गरीब के लिए सत्तू का इंतजाम कर रहे हैं। 2.5 करोड़ में प्राइवेट प्लेन किराए पर लेकर कितने गरीबों को सत्तू मिल पाएगा, ये बात भी मंत्री महोदय को बतानी चाहिए। झारखंड के लोगों को थोड़ा सुकून देना चाहिए। हकीकत यह है कि सबको अपनी अपनी कुर्सी की चिंता है। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं। हेमंत सोरेन की मदद से कांग्रेस भी सत्ता में बने रहना चाहती है, और बीजेपी को भी लगता है कि मौका अच्छा है। बिहार में वो सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन अब झारखंड में सरकार बनाकर हिसाब बराबर कर सकती है। बस इसी बात का खेल चल रहा है। हालांकि बिहार नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सरकार बनने के 25 दिन बाद एक मंत्री का इस्तीफा हो गया। जिन कार्तिकेय सिंह को नीतीश कुमार ने बिहार का
कानून मंत्री बनाया था, अब उन्हीं कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। किडनैपिंग के केस में आज ही दानापुर की कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन को खारिज कर दिया। दानापुर की ही कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक के लिए रोक लगाई थी और आज ये डेडलाइन खत्म हो गई। इसीलिए कार्तिकेय सिंह के वकीलों ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कार्तिकेय सिंह को पता था कि उन्हें जमानत मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने आज सुबह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। कार्तिकेय सिंह के मामले में नीतीश कुमार भी डिफेंसिव पर हैं, इसलिए उन्होंने कल शाम ही कार्तिकेय से कानून मंत्रालय छीनकर उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया था, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि उनकी वजह से सरकार की पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने पार्टी और सरकार को परेशानी से बचाने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया। कार्तिकेय सिंह कोई सीधे सीधे नेता नहीं है, मास्टर साहब के नाम से इलाके में फेमस हैं। इनकी गिनती बिहार के दबंग नेताओं में होती है, बाहुबलियों में होती है। आरजेडी उन्हें अपने भूमिहार चेहरे के तौर पर पेश करती है। विधान परिषद के लिए उनका नॉमिनेशन खुद लालू यादव ने किया था। नीतीश सरकार में कार्तिकेय सिंह आरजेडी के कोटे से अकेले भूमिहार मंत्री थे, इसलिए इस्तीफा देने के बाद कार्तिकेय सिंह ने भी कहा कि बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि आरजेडी के एक भूमिहार नेता को मंत्री कैसे बना दिया गया। देखिए 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सैनी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जोड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, उससे दो मत नहीं है, और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। कार्तिकेय सिंह अपने इस्तीफे को क्राइम के बजाय कास्ट से जोड़ना चाहते हैं, जाति से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी भी इस मामले में जाति की कोई बात नहीं कर रही। सुशील मोदी ने कहा कि कार्तिकेय सिंह को इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, या तो वो अदालत के सामने सरेंडर करें, वरना पुलिस अब कार्तिकेय सिंह को तुरंत गिरफ्तार करे। सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव ने कार्तिकेय सिंह को बेकसूर बताया था, लेकिन आज कोर्ट के ऑर्डर से सच सामने आ गया। कार्तिकेय कुमार की बेल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार करेगी। देखिए, ये नीतीश कुमार जो कहते हैं कानून का राज है, तो जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया उसको कानून मंत्री बनाकर रखा, 25 दिन तक उसको कानून मंत्री बनाकर रखा। क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं था कि उन पर वारंट है? फिर भी वो राजभवन पहुंच गए, शपथ ले लिया, और उसके बाद भी लालू यादव के दबाव में 25 दिन तक उसको मंत्री बनाए रखा। और यही लालू यादव है जिन्होंने ये कहा था कि सुशील कुमार मोदी झूठा है और कार्तिकेय कुमार निर्दोष है। आज कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज कर दिया। अब समय का तकाजा है, नीतीश जी, बिहार की जनता देख रही है कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को पुलिस गिरफ्तार करती कि नहीं करती है, या वो फरार हो जाते हैं। कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने से बीजेपी ऑफेंसिव पर है, आक्रामक है, तो आरजेडी डिफेंसिव पर। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा उनकी पार्टी को कानून पर भरोसा है, कार्तिकेय सिंह के पास हाईकोर्ट में जाने का ऑप्शन बना हुआ है। कि आज का खारिज होना यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम न्यायिक निर्णय को भी साजिश करार दे, दबाव करार दे। प्रार्थी को आगे का रास्ता खुला है, आगे जाकर के अपील करेंगे। जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, न्यायिक निर्णय के रूप में आएगा, और सदैव हम लोग न्यायिक निर्णय का सम्मान करते भी रहे हैं। अगर बिहार की राजनीति में जातिवाद का इतना बोलबाला न होता तो कार्तिकेय सिंह मंत्री न बनते। अगर जाति का प्रेशर न होता तो किडनैपिंग का केस सामने आने के बावजूद कार्तिकेय सिंह का सिर्फ मंत्रालय न बदला जाता, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन जाति के आधार पर वोट बिहार की राजनीति का एक कड़वा सच है।
इसीलिए अपराधी होना, क्रिमिनल केसेस होना किसी के मंत्री बनने में आड़े नहीं आता। अगर जाति के प्रभाव के साथ साथ नेताजी बाहुबली भी हों तो मंत्रालय और भी बड़ा मिलता है। जाति की राजनीति का एक एग्जाम्पल आज यूपी में भी दिखाई दिया। अब तक बिहार में लालू और यूपी में मुलायम यादव वोटों की राजनीति करते थे, लेकिन आज लखनऊ में मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया कि अब वो यादवों का पुनर्जागरण करेंगे। शिवपाल ने आज साफ संदेश दिया कि अब वो यादवों को एकजुट करेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए शिवपाल यादव और डीपी यादव ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन नाम का नया संगठन बनाया है। शिवपाल यादव ने कहा यह संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ही उन्हें किसी को टारगेट करना है, बल्कि उनका मकसद तो लोगों को जोड़ना है, और वो भी यादव समाज के लोगों को। 5 सूत्र अभी दिए हैं। पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहीर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे। आज जो जिम्मेदारी इस संगठन ने दी है डीपी यादव जी की अध्यक्षता में, और हम आगे इस संगठन को तैयार करके सबको जोड़ने का, जितने भी उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं समाज में, आगड़े पिछड़े जितने भी वंचित हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। यादव समाज में अहीर रेजिमेंट को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। यादव समाज के लोगों को लगता है कि फौज में जिस तरह से कास्ट के आधार पर जाट, सिख, राजपूत, डोगरा और मराठा रेजिमेंट्स हैं, वैसे ही अहीर रेजिमेंट भी होना चाहिए। शिवपाल यादव ने इस मांग को आगे रखकर यादव समाज के नौजवानों को जीतने की कोशिश की है। शिवपाल ने सिर्फ नौजवानों को नहीं, किसानों को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून होना चाहिए। शिवपाल यादव भले कह रहे हो कि उनका मकसद सबको जोड़ना है, लेकिन भतीजे अखिलेश यादव से उनका जो इक्वेशन है वो सबको मालूम है। माना यही जा रहा है कि वो यूपी में यादव समाज के उन नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराज हैं। डीपी यादव को साथ में रखकर वो संभल और बदायूं जैसे जिलों के यादवों को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, और इसे 2024 से पहले यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन शिवपाल का कहना है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। असल में ये जातिवाद का यूपी मॉडल है। शिवपाल यादव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीपी यादव का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। शिवपाल के लिए जरूरी है यादवों को इकट्ठा करना और अखिलेश यादव को चोट पहुंचाना। नेता हो, राजनीतिक पार्टियां हो, वोट सबको चाहिए। जो वोट दिलवाए वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश ठाकुर ने सीतामढ़ी इलाके की रैली में वो बात कह दी जो शायद ही कोई दूसरा नेता कभी कह पाए। रैली में देवेश ठाकुर के साथ मंच पर शिवहर के पूर्व विधायक सरफुद्दीन भी मौजूद थे। सरफुद्दीन साहब के 13 संतानें हैं, 13 बच्चे हैं। देवेश ठाकुर ने कहा कि सरफुद्दीन एक जिंदा दिल इंसान है। 13 बच्चे पैदा करके उन्होंने देश के ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने में काफी मदद की है। जैसे उत्साह में वो दिख रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि सरफुद्दीन अगले विधानसभा चुनाव तक 20 से 25 वोटर तो अकेले ही पैदा कर देंगे। हमारे सरफुद्दीन भाई बैठे हुए हैं, ये भूतपूर्व विधायक हैं शिवहर के। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा जो क्या जिंदा दिल आदमी है वो। आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 13 औलाद इनके द्वारा इस मानव बल बढ़ाया गया है हिंदुस्तान का। 13 बल है। और आज जो उनका उत्साह और जोश हम देख रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो बहुत जल्दी फिर से खुशखबरी हम लोग को मिल जाए।
इसलिए शिवहर का योगदान कम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं मैं कितने दिन और रहूंगा, कब तक स्नातक से लड़ूंगा। जब तक वो लोग स्नातक बन जाए तो 25-30 हमारा मतदाता बढ़ा दे वो, तो हो सकता है। हालांकि बात मजाक में कही गई थी, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें चुभ जाती हैं, क्योंकि सवाल जनसंख्या का है। हम सब जानते हैं कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए जनसंख्या को लेकर ऐसी बातें मजाक में भी ना कही जाएं तो अच्छा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी लड़ाई अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है। आज दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि असेंबली में केजरीवाल सरकार ने बिना किसी के मांगे विश्वास मत हासिल किया और इसके बाद केजरीवाल ने आज फिर कहा उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश हुई है। उन्होंने फिर से वही बात दोहराई, 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, लेकिन उनका कोई एमएलए बिका नहीं। आज के ज़माने में 20 करोड़ रुपए कम नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। अभी अंदर हम लोगों ने देखा, हमारे टोटल 62 एमएलए हैं, 62 में से स्पीकर साहब कनाडा गए हुए हैं, एक एमएलए हमारा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और सत्येंद्र जैन साहब अभी जेल में हैं और एक अध्यक्ष। तो 4 हटा के 58 लोगों ने इस मत के पक्ष में वोट दिया है। तो मैं बधाई देता हूं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, कि कम से कम एक ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी है जो ना डरती है और ना लालच के बेसिस पर उनको तोड़ा जा सकता है। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी ने विधायक खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब बीजेपी के 7 एमपीज ने यह मांग कर दी कि इस आरोप की जांच करा ली जाए तो केजरीवाल नाराज हो गए, कहने लगे जांच की क्या जरूरत। केजरीवाल ने कहा ऐसी किसी इन्वेस्टिगेशन से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे गुजरात में आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा होगा। केजरीवाल ने कहा जब से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ गया है। केजरीवाल के बयानों पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल चाहे जितना ड्रामा कर लें, लेकिन अब जांच तो होगी, खरीद फरोख्त की भी होगी, शराब घोटाले की भी होगी और स्कूल में जो घोटाला हुआ उसकी भी जांच होगी। बोल रहे थे कि अब जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, इनको सीबीआई वाले कान में बोल के गए थे कि अरेस्ट होने वाले हैं, कि जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे 3-4 दिन के अंदर, तो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत बढ़ के 6% हो जाएगा। अभी 4% हो गया है, ये सब जो ड्रामा किया उन्होंने उससे 4% हो गया है, और 4-5 दिन जब अरेस्ट हो जाएंगे तो 6% हो जाएगा। अरे अरविंद जी, आपका 6% वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा और आप इतना हंगामा क्यों काट रहे हैं? आपको तो खुद ही हथकड़ी लगा के भेज देना चाहिए कि जल्दी जल्दी अरेस्ट करो, हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है। ये अरविंद जी आप क्या सोचते हैं? आप ये जो आबकारी नीति पर जिस प्रकार से आप ड्रामा कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं पा रही है। केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जो इल्जाम लगाए उसका जवाब आज विनय सक्सेना ने खुद दे दिया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उन्होंने जब करप्शन को लेकर सवाल उठाए तो अरविंद केजरीवाल ने हताशा में झूठे आरोप लगा दिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में उनके परिवार पर भी आरोप लगाए गए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। दिल्ली के एलजी ने आज 6 पॉइंट की एक लिस्ट सामने रख दी और बताया कि केजरीवाल सरकार ने कहां गड़बड़ी की है। एलजी ने कहा कि उन्होंने 6 मुद्दे उठाए और चाहा कि अरविंद केजरीवाल उस पर ध्यान दें, लेकिन जवाब में उन पर पर्सनल अटैक किया गया। एलजी पहले ही कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के जिन लीडर्स ने उन पर करप्शन के आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगे, डेफेमेशन का केस फाइल करेंगे। इस लीगल एक्शन वाली बात पर आज अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आया। केजरीवाल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की बात करके एलजी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डरेंगे नहीं। केजरीवाल ने कहा कि जैसे मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को फेस किया, वैसे एलजी क्यों नहीं करते। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर पिछले 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है।
पहले राउंड में बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर गहरी चोट की। दूसरे राउंड में आम आदमी पार्टी ने कई तरह के आरोप लगाकर शराब नीति के आरोपों को डिफ्लेक्ट कर दिया। बीजेपी को एक हफ्ते के लिए डिफेंसिव पर डाल दिया, लेकिन पिछले 3 दिन से अब बीजेपी फिर से हमलावर है, ऑफेंसिव पर है और आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पहले अन्ना हजारे की चिट्ठी आई, फिर बीजेपी के एमपीज की तरफ से एमएलएस को खरीदने पर इल्जाम के इंक्वायरी की मांग कर दी और उसके बाद एलजी की तरफ से आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को डेफेमेशन की धमकी दी गई। इसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह डिफेंसिव पर है, लेकिन एक बात पक्की है कि टकराव का यह खेल अभी काफी लंबा चलेगा। यूपी के उन्नाव से आज एक हैरान करने वाली खबर आई है। उन्नाव के महमूदपुर गांव के एक शख्स ने दावा किया कि उसके खेत में लक्ष्मी और कुबेर की मूर्तियां जमीन से निकलकर प्रकट हुई हैं। इन मूर्तियों के साथ रुद्राक्ष, चाबी, सिक्का, कछुआ और कौड़ियां भी निकली हैं। अशोक नाम के इस आदमी ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि उसके खेत में लक्ष्मी और कुबेर प्रकट हुए हैं। अशोक ने खेत में ही मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। चमत्कार के चक्कर में गांव वालों की भीड़ लग गई। अशोक के खेत में मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ने लगा। खबर फैली तो आसपास के गांव के लोग भी आने लगे, चमत्कार को नमस्कार करने लगे। इलाके के थाना इंचार्ज और एसडीएम भी उन्नाव के महमूदपुर गांव पहुंच गए। उन्होंने मौके पर भीड़ बढ़ती देखकर पुलिस तैनात कर दी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी दे दी गई। जब खेत में मूर्तियां प्रकट होने की तस्वीरें वायरल होने लगी तो एक शख्स थाने पहुंचा। उसने बताया कि वो डिलीवरी बॉय है। उसने थाना इंचार्ज को बताया कि ये मूर्तियां तो ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगाई गई थी और खुद उसने इनकी डिलीवरी इस आदमी के यहां की थी जो खेत में मूर्तियां प्रकट होने का दावा कर रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अशोक और उसके 2 बेटों को अरेस्ट कर लिया और उन्हें अफवाहें फैलाने के जुर्म में जेल भेज दिया। कहा जाता है कि आस्था के सामने तर्क नहीं चलते और ये सही भी है, लेकिन आस्था की आड़ में धोखेबाजी की जाए, लोगों को ठगा जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। इस वक्त देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। आम लोग हों, खास लोग हों, सभी लोग विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के घरों में गणपति की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के घर गए और गणेश जी की आरती की। नरेंद्र मोदी दिल्ली में पीयूष गोयल के सरकारी आवास पर पहुंचे और पूरे रीति रिवाज के साथ गणपति की पूजा की। पीयूष गोयल हर साल अपने घर पर गणपति की स्थापना करते हैं और पूरे जोश से गणेश उत्सव मनाते हैं। मुंबई में सलमान खान की बहन अर्पिता शर्मा के घर पर भी गणपति को स्थापित किया गया है। सलमान खान गणपति की पूजा करने आए। हितेश देशमुख, आयुष शर्मा समेत कई सितारे वहां मौजूद थे। सलमान खान के घर पे हर धर्म का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। होली हो, दिवाली हो, ईद हो या फिर गणपति उत्सव। और हमने देखा है कि गणपति विसर्जन के दिन भी सलमान अपने घर पर बड़ी तैयारियां करते हैं और नाच कर गाकर बप्पा को विदा करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।